नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत कुछ सी चीजें हो रही हैं। हालांकि नमस्कार। प्रधानमंत्री बन गए, सरकार बन गई, कैबिनेट बन गए, पोर्टफोलियो बढ़ गए, लेकिन अभी तक संसद आहूत नहीं हुई। संसद सदस्य लोगों ने शपथ नहीं ली। उनकी सैलरी का नुकसान हो रहा है भाई। मतलब उनका मीटर तो तभी शुरू होगा जब सब शपथ लेंगे। खैर, इन सबके बीच आज राहुल गांधी की बर्थडे, और एक राहुल गांधी ने एक धमाका कह लीजिए, लेकिन राहुल गांधी सेंसेशनल जबरदस्ती के लिए नहीं बोलते हैं। ये उनका पिछले बहुत दिनों से देखा हुआ है। कल उन्होंने एक साक्षात्कार में बिल्कुल साफ साफ कहा, और मोरलेस उनका ये कहना था कि जब इंडिया गठबंधन चाहे, इंडिया गठबंधन, तब ये सरकार गिर जाएगी। और इनडायरेक्टली वो एक रिमार्क भी था कि मोदी जी कितने कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, या उनकी सरकार की नींव कितनी जर्जर है। मैं पहला आपसे शुरुआत से करना चाहूंगा कि ये क्या राहुल गांधी की ऐसी गिदड़ भक्ति है, या इसमें कुछ सच्चाई या तत्व है? अशोक भाई। नहीं, मुझे लगता है राहुल गांधी का वो नेचर नहीं है कि वो गिदड़ भक्ति करे। उस टाइप का नेचर नहीं होता उनमें, और नरेंद्र मोदी में यही बड़ा फर्क है बेसिकली। वो जनरली तब तक नहीं बोलते जब तथ्य, और ये बात कोई राहुल गांधी कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे। ये बात आप और हम कब से जान रहे हैं। जो सरकार 242 के आंकड़े पे होगी, और जो सरकार 30-35 सदस्यों की भरोसे सर चल रही होगी, हम 272 को एक बेंचमार्क समझे तो भी चलो, इनके पास 50 से 52 है तो ये 292 है। ये कहते हैं कि एनडीए को मजबूत है, लेकिन कभी भी कोई भी गठबंधन मजबूत नहीं होता। मजबूत सत्ता पक्ष होता है। यदि बीजेपी 277 थी तो मजबूत सरकार थी, तब भी एनडीए की सरकार थी। 300 पार थी तब भी मजबूत सरकार थी, लेकिन एनडीए की सरकार थी। ये बात अलग है कि 2014 में बीजेपी की, 2019 में मोदी की, और मुझे अभी अमित शाह की सरकार दिखाई देती है। एनडीए की सरकार कहीं नहीं। एनडीए का नाम तक चुनाव में नहीं लिया, वो जबरदस्ती अब एनडीए एनडीए कर रहे हैं। लेकिन 242 पे यदि आप है तो आपके पास 30 लोग आपको चाहिए 272 करने के लिए, सिंपल मेजोरिटी के लिए। तो आप तो हमेशा ऑक्सीजन पे रहेंगे। ये जो अग्नि परीक्षा हम कहते हैं कि स्पीकर की अग्नि परीक्षा ही बोलने की होती है। जब भी गठबंधन की सरकार होती है, उसको हर बिल संसद में अग्नि परीक्षा है। हर बार कोरम बिठाना अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ये जो 52 है, ये शिव जी की बारात है। ये कोई ऐसे लोग नहीं है कि आपने हाक लिया और हाक गए। अब आप देखिए, इन 52 में एक चंद्रबाबू नायडू है मेजर प्लेयर, उसके बाद नीतीश कुमार है जनता दल यूनाइटेड मेजर प्लेयर, फिर उसके बाद बड़ा कुंबा एकनाथ शिंदे का आता है 7 सीटें, उसके बाद पासवान का आता है, वो करीब करीब 5 सीटें, बाकी सब एक दो वाले खेची है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग हमारे साथ में है, तो चंद्रबाबू नायडू भी मोदी को छोड़ के चले गए थे। नीतीश कुमार ने तो कई बार आना जाना किया है। उसमें कई लोग ऐसे हैं, क्या महाराष्ट्र की राजनीति यदि विधानसभा में कोई बड़ा पलटी खाती है, या विधानसभा में यही नतीजे जो लोकसभा में है वो दिखाई देते हैं, तो आप क्या समझेंगे फिर? उसके बाद एकनाथ शिंदे का क्या होगा? क्या एकनाथ शिंदे के लोग वापस चले जाएंगे? वो 7 का घाटा है। क्या रामविलास पासवान का कुंबा भी देखेगा कब तक हमको मिलता है? जितनी उनको लगेगा उनका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो चले जाएंगे। ये सारे लोग अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए है। देखिए, मांझी अकेले उम्मीदवार है अपने पार्टी के, लेकिन कैबिनेट मंत्री है। ये गिव एंड टेक है तो, नहीं तो क्या है? कोई भी सरकार हो, चाहे यूपी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, जब सरकार यदि शिव जी की बारात के भरोसे है तो वो फ्रीजाइल होती है। ये बात है। दूसरी बात, जब राहुल गांधी ने कहा कि लोग हमारे कांटेक्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि खड़गे और राहुल गांधी से बात कर रहे होंगे। एनडीए और इंडिया गठबंधन में एक मेजर फर्क है सर। एनडीए गठबंधन में मोदी मोदी है, 242 वो है, बाकी सब खेरची है। तो उसमें एक नीतीश बाबू है बड़े, और एक चंद्रबाबू नायडू है, बाकी तो कोई स्थिति में है नहीं कुछ करने के, सब मिली जुली अभियान है। लेकिन इंडिया गठबंधन में 100 सीटें भले ही कांग्रेस के पास हो, लेकिन वहां औकात रखते हैं नीतीश भी, वहां औकात रखती है ममता जी भी, वहां स्टैलिन भी औकात रखते हैं, वहां शरद पवार भी औकात रखते हैं, वहां उद्धव ठाकरे भी औकात रखते हैं, और वहां सीताराम येचुरी भी औकात रखते हैं। सीताराम येचुरी लगातार सभी लोगों से बात कर रहे हैं। एनडीए के घटक दल जितने हैं, वो 52 लोगों में जितने भी लोग हैं, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिसमें सीताराम येचुरी डायरेक्ट बात कर सकते हैं। शरद पवार उन सभी से बात करते हैं, उनकी पहुंच है। स्टालिन साउथ की राजनीति में स्टालिन का और चंद्रबाबू का एक रुख है। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ भी सभी अपने तेजस्वी भी बात कर रहे हैं।
नीतीश के साथ अखिलेश भी बात कर रहे हैं, नीतीश के साथ ममता भी बात कर रही है। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के सभी टच में, और जिस दिन उनको लगेगा अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मुझे लगता है पहला डैमेज जो होगा या तो बिहार से होगा या तमिलनाडु से होगा या तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से होगा। आंध्र प्रदेश में सरकार जब ली है, बहुत दिनों के बाद चंद्रबाबू नायडू आए। चंद्रबाबू नायडू का एक नेचर है, वो एक विकास का मतलब एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट का सपना लेके आए हैं। जो सपना उन्होंने देखा था वो अधूरा छूट गया, और उसके बाद लगातार सरकारें विपक्ष की आई, वो तो सत्ता में थे नहीं। तो अब उनको पूरा यदि अपना सपना रिवाइव करना है तो भयावह फंड चाहिए, और आंध्र प्रदेश बैंकरप्ट हो चुका है। ऐसे में उन्होंने तो अपनी विश लिस्ट दी है, हर मंत्रालय से मुझे कितना फंड चाहिए। जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो गए थे और तब वो सरकार, इनकी सरकार थी अटल जी की, तब स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी को जब हमने कहा था कि प्रमोद जी ये कैसे क्या चले गए, तो प्रमोद जी ने कहा कि भाई चंद्रबाबू नायडू की डिमांड पूरी करना किसी के बस की बात नहीं। वो आदमी यदि ये सोचे कि पूरे देश का आधा बजट उसमें दे तो कैसा दे, बाकी भी राज्य है देश में, सिर्फ आंध्र प्रदेश नहीं है, तब कंबाइन आंध्र प्रदेश हुआ करता था। तो चंद्रबाबू नायडू इज अ हार्ड टास्क मास्टर। वो कितना दे पाते हैं, विशेष राज्य का दर्जा देते नहीं देते। इधर नीतीश बाबू विधानसभा भंग करने के लिए अड़े हुए हैं। क्या नीतीश बाबू, जिस दिन मूड ऑफ हो जाएगा नीतीश बाबू का, चाचा नाराज हो जाएंगे, भतीजे ने तो पहले ही रेड कार्पेट बिछा के रखी है। भतीजे का दरवाजा हमेशा खुला है, वो खिड़की हमेशा उन्होंने खुली रखी है, चाहे वो किसी के साथ भी सरकार बनाए रखे। तो कुल मिलाकर ये सरकार है। इधर एकनाथ शिंदे विधानसभा में कितनी सीटें मिलती है उस पर डिपेंड करता है, एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस क्या होता है इतना डिपेंड करता है। एकनाथ शिंदे के लोगों ने खुल के बोलना चालू कर दिया, यदि 400 का नारा नहीं लगा था तो महाराष्ट्र में इतनी बुरी हालत नहीं होती। 400 के नारे ने सब बिगाड़ दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अपने हार का भी ठिकरा बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं। बीजेपी उठा के अजित पवार के सर पे ठिकरा फोड़ना चाहती है। अजित पवार ने कहा कि भाई महाराष्ट्र में यदि मैं जिम्मेदार हूं तो यूपी में कौन जिम्मेदार, यूपी में तो इससे भी बुरा हाल हुआ आपका। तो बार बार ये मत कहो अजित पवार की वजह से हुआ। आप लोगों का मतलब नरेंद्र मोदी ये ब्रांड चना है, जहां जहां सभाएं ली वहां से बड़ा साफ हो गया। खुद 1.5 लाख वोट से जीते या जितवाए गए भगवान जाने, वहां बहुत चर्चाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये अभी खुद बीजेपी 3-4 फ्रंट पे लड़ रही है। बीजेपी वास्तविक देश में जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, अग्निवीर से लेके तमाम जो चीजें हैं, फिर आतंकवाद है, चाइना है, पाकिस्तान है, रुपए का गिरता हुआ अवमूल्यन है, और महंगाई को रुकने का नाम नहीं ले रही है। इन तमाम चीजों से सरकार लड़ रही है। दूसरी तरफ सरकार को एनडीए गठबंधन के जो जितने भी 52 लोग हैं, इनको बाप बाप बन के इनको सुनना पड़ेगा। और तीसरी तरफ से भाजपा के अंदरूनी जो विद्रोह हो रहा है उसको कहीं ना कहीं देखना। और विद्रोह के मायने ये नहीं कि नितिन गडकरी क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह क्या कहते हैं। विद्रोह के मायने ये है कि आप हर राज्य में देखिए, हर राज्य में चुनाव के नतीजे के बाद लोग खुल के बोलने लगे हैं। यूपी में खुल के बोलने लगे हैं। बलियान ने देखिए बोल दिया कि संगीत सोम ने मुझे हरवाया है, तो कोई कहता है कि इस अध्यक्ष ने मुझे हरवाया। वही झारखंड में हो रहा है, वही बंगाल में हो रहा है, वही महाराष्ट्र में हो रहा है। तो भाजपा के अंदरूनी जो संगठन में जो एक दूसरे पे तलवारें खींची है, उसको कंट्रोल दिल्ली नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है संगठन पे पकड़ भी कमजोर हो गई है। तो आप जब इतनी चीजें से घेराबंदी होती है तो ये मान लीजिए, अच्छा आपने 2000 पिछले 10 साल से आप नरेंद्र मोदी सत्ता में, 10 साल से मुझे बताइए फ्लोर मैनेजमेंट करने वाला एक आदमी है इनके पास? एक आदमी बताइए। पहले प्रमोद महाजन हुआ करते थे, फ्लोर मैनेजमेंट का काम करते थे, अक्रॉस द पार्टी लाइन इनके संबंध थे। कांग्रेस में अहमद पटेल थे, राव साहब के समय विद्याचरण शुक्ला थे। अभी आज मुझे बताइए आज कौन है? जॉर्ज फर्नांडिस एक जमाने में अटल जी के लिए पूरा फ्लोर मैनेजमेंट करते थे। आज मुझे बताइए फ्लोर मैनेजर कौन है इनके पास? तो फ्लोर मैनेजमेंट इनको करना नहीं पड़ी, क्योंकि 19 में अपने 14 में अपने बलबूते पे, 19 में अपने बलबूते पे, और 24 में तो उन्होंने सोचा कि हम सारी दुनिया के बलबूते पे, दुनिया हमारे बलबूते पे हो जाएगी, और फांसा पलट गया। इसलिए राहुल गांधी ने जो कहा उसमें तथ्य है, उसको अपन नकारा नहीं जा सकते। ये बात तो सही है कि सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जी जी, मैं अशोक भाई एक और डेटा बता दूं। मोदी जी ने ना केवल जीत का अंतर कम हुआ है, बल्कि मोदी जी को 2019 में कुल वोट मिले थे 10,60,000। इस बार वोट का नंबर बढ़ा है, वोट टोटल वोट भी ज्यादा पड़े हैं 70,000 वोट, लेकिन मोदी जी को वोट गिर के हो गया 6,12,000। तो टोटल वोट भी मोदी जी के गिर गए।
ना केवल जीत का अंतर कम हुआ है, बल्कि उनको लोगों ने जो पिछली बार वोट दिया था उन्होंने भी वोट नहीं दिया। इस देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री ट्रेल हुआ है पीछे, मतलब जीता हुआ। इंदिरा गांधी का छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी को तो सेट असाइड कर दिया था चुनाव, लेकिन जी पहली बार गिनती में कोई प्रधानमंत्री 18-18 हजार से पीछे चला, जी जी। मैं और एक नहीं, दो अशोक नहीं, 3-3, 4-4 राउंड में। जी जी। मैं अशोक भाई एक चीज और, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बाय चॉइस हुआ है, बाय डिजाइन हुआ है, या बाय डिफॉल्ट हो गया है। राहुल गांधी जी को एक सीट छोड़नी थी और ये निर्णय किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, हम समझ सकते हैं। फाइनली जो भी उन्होंने निर्णय लिया और पार्टी ने उनकी निर्णय लिया, वो वायनाड छोड़ रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगा कि निर्णय ये तो एक मुश्किल था, लेकिन उसके बाद का निर्णय कि वहां से प्रियंका गांधी को लड़ा के उस कंटिन्यूटी को पक्का रखना, और अब इस मुझे नहीं लगता है कि इस बात का कोई रह गया है कि वो परिवारवाद वायनाड के नहीं लोगों नहीं, का विश्वास जीत गया। इसका इसका जरा परिवार मतलब समझाइए क्या? नहीं, अभी अभी क्या है, परिवारवादी बोल नहीं पाएंगे। प्रियंका को चुनाव लड़वाने पे परिवार होता नहीं, क्योंकि जब प्रियंका को अमेठी से नहीं लड़ा रहे थे, मतलब नहीं उनका नाम हुआ, तो इन्हीं बीजेपी वालों ने कहा कि अपने बहन का पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहते राहुल गांधी, अपने बहन से डरते हैं, प्रियंका को आगे आने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए प्रियंका को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे। उस बात पे भी होगी। रही परिवारवाद सर, तो क्या परिवारवाद की बात करें? इसी चुनाव में जो लोग, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की बीवी, किसी के बच्चे, क्या क्या चुनाव लड़े हैं। छोड़ दीजिए, परिवारवाद तो कोई अब मायना नहीं रखा है परिवारवाद का, और जी जी। वो नहीं जनरल सेक्रेटरी रह चुकी है। और एक बात है कि वायनाड के लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि गांधी परिवार ऑफ हो गया। गांधी परिवार वालों ने जब जरूरत पड़ती है तो आते, नहीं काम हो गया तो चले जाते। ये कंसेप्ट उनके लोगों से मन के निकले, इसलिए कहा कि भाई मैं नहीं आया तो मेरी बहन है वहां। जी और जी। उनको मैं उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरी बहन को तो मैंने कहा था कि वो मोदी जी के खिलाफ लड़ ले, और यदि लड़ती तो 100% मोदी जी हारते, ये भी उन्होंने हुंकार लगाई। जी, मैं इस पे एक चीज और कहूंगा कि ये जो अब बहुत साफ हो गया है कि यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ी गर्म हो गई है, क्योंकि राहुल हाँ गांधी का यहाँ स्टे। एक तो इस पे आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि यूपी में राहुल गांधी के इसको रिटेन करने से इंडिया गठबंधन के प्रोस्पेक्ट्स, और दूसरा एक बड़ा चीज और यहाँ पे हुई जो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे। ये आरएसएस के मोहन भागवत जी को पूरे प्रदेश में कोई जगह नहीं मिली, उनको गोरखपुर मिली। गोरखपुर में जाके वो 5 दिन का वो करते हैं, वहां पे योगी आदित्यनाथ जब उनसे मिलने की बात करते हैं तो वो नहीं मिले उन लोग की मुलाकात नहीं हुई। योगी जी उस समय मतलब गोरखपुर बैठे रहे। इसका माने क्या है, अंदर की बात क्या है? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि है सब एक ही, ये पावर स्ट्रगल है, और मोहन भागवत भी मोदी जी को एक हद के से ज्यादा जाके नाखुश नहीं कर सकते। उनको भी कहीं डर लगता है कि भैया नहीं मोदी नहीं जी और अमित नहीं, शाह। मोहन, देखिए संघ तो डरा हुआ था, बिल्कुल डरा हुआ था। संघ क्या, थोड़ा सा कलेजा खुल गया जब ये 240 पे आ गए। अब ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा जा रहा है कि अजित पवार आने से नाराज, मतलब नुकसान हुआ। जब अजित पवार आए तो आपको लिखने के लिए किसने मना किया था? अजित पवार यहाँ आने के बाद तो करप्ट घोषित नहीं हुए। अजित पवार पे करप्शन के चार्जेस बहुत पहले से थे, और इन्होंने ही लगाए थे, यही चक्की पिसवा रहे थे उनको। तो ये तो पक्का है कि संघ और बीजेपी में खटपट तो है। संघ ने अपना स्टैंड नहीं लिया होता तो गडकरी, मैं बता रहा हूँ, मंत्री भी नहीं बनते। ये जो हुआ है ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग में ही हुआ है। अब पार्टी का अध्यक्ष कौन बनता है इस पे तय करेगा कि संघ कितना अभी कहता है। अरे गोरखपुर की बात, गोरखपुर में 2 टाइप की बातें होती है। एक, गोरखपुर का प्रोग्राम ये बहुत पहले ही, चुनाव के पहले ही घोषित हुआ था। तब मोदी ना संघ को मालूम था ना किसी को मालूम था कि ये नतीजा है। ये 6 महीने पहले का प्रोग्राम है संघ का, तो संघ का प्रोग्राम तो वहां होना था। अब वहां मठ का एरिया में तो होता ही है, हमेशा होता आ रहा है, कि नई बात नहीं है। लेकिन एक लॉबी ये कहती है कि, जो अमित शाह की लॉबी है, ये कहती है कि लगातार योगी आदित्यनाथ प्रयास करते रहे और मोहन भागवत ने डांट के भेज दिया, नहीं मिले। और एक लॉबी कहती है कि उनकी बात हो रही है, हो गई है, एक मुलाकात हो गई है।
गोरखपुर में। अब सवाल है, ये तो या योगी जी इसको कंफर्म कर सकते हैं या मोहन भागवत जी इसको कंफर्म कर सकते हैं। मेरी बात मैं फ्रैंकली बताता हूँ, इसमें किसी से हुई नहीं है अभी, और मैं एक आध 15 दिन के अंदर मैं इसको कंफर्म करवा दूंगा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बात हुई कि नहीं, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन हम बाकी चीजों में इतने उलझे हुए थे तो कि हमको लगा कि ये इसके लिए या तो नागपुर जाना पड़ेगा या गोरखपुर जाना पड़ेगा, और दोनों जगह जाने मतलब दिल्ली छोड़ नहीं सकते थे, ये प्रॉब्लम था, इसीलिए ये हो नहीं पाया। लेकिन कुल मिलाकर योगी ने जो हुंकार भरी है और ताल ठोकी है, योगी इस्तीफा देने वाले नहीं। योगी चाहते हैं कि ये उनको निकाल दे, और इनकी अभी हिम्मत नहीं योगी को निकालने की, क्योंकि जो ठीकरा है यूपी के हार का, ये यदि इसका ठीक से विश्लेषण हुआ तो ठीकरा फूटेगा अमित शाह के सर, क्योंकि वही चाणक्य थे, वही रणनीति तय करते थे, टिकट उन्होंने नहीं बांटे, सर्वे उन्होंने करवाया, उत्तर प्रदेश संगठन ने दी हुई लिस्ट को फेंक दिया, 30-34 लोगों के टिकट बदलने के लिए बोला था, नहीं बदले, जो करीब करीब 27 लोगों के विनेबल लोगों की लिस्ट दी थी, उसमें सिर्फ 7 लोगों को टिकट दिए, वो 7 जीत गए, जो 24 इन्होंने मना किए वो चुनाव हार गए। तो इसमें गलती किसकी भाई? मोदी की गारंटी और मोदी का चेहरा, ये लोगों ने ये बेचा, आपने जो माल बेचा वो रिजेक्ट होकर वापस आ गया, तो फिर किसी और को कैसा पकड़ोगे आप? आपने शर्ट भेजा, शर्ट वापस आ गया, आप पटलून सिलवाने वाले को बोलते हो कि बता शर्ट क्यों वापस आ गया, वो बोलता भाई साहब मेरा पटलून है, मेरा तो भेजा भी नहीं आपने, मेरा पटलून बेचते तो शायद वापस नहीं आता। मैं अशोक भाई, मैं एक और चीज इसलिए पूछ ले रहा हूँ, यूपी में 10 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, 10 सीटें खाली हैं और जिसमें बाई इलेक्शन होंगे, तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक इंडिया गठबंधन और एनडीए या बीजेपी या मोदी जी सबके लिए एक चुनौती है। भाई देखिए इसको कैसे कहो, तो मेरे हिसाब से जो मिल्कीपुर का इलेक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या तो आप हार गए, मिल्कीपुर में फिर टेस्ट होने जा रहा है कि अयोध्या के लोग आपके काम से खुश हैं कि आपके काम से नाराज हैं। मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, 2 लोग, एक तो देवेश ठाकुर जो बिहार से आते हैं, और वो अगर मन से ये साफ साफ कहते हैं कि भाई मुसलमानों और यादवों का काम नहीं होगा, तो उनके अपने जनता दल नहीं, अपने जनता दल यू में 2 एमपी यादव हैं, बीजेपी में एमपी यादव हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी के स्लीपर सेल है जनता दल यूनाइटेड, ये जीडीयू को खत्म करने के लिए ऐसे डायलॉग बोलते हैं कि हम यादवों को और मुसलमानों को, अरे मुसलमान कोर वोटर रहा है नीतीश कुमार का, सिर्फ कुर्मियों के भरोसे नीतीश कुमार ने थोड़ी ना राजनीति की है। बाय लार्ज बिहार का मुसलमान पीछे खड़ा हुआ है नीतीश के, और ये आपने कब से कह दिया भैया, आपने तो पूरे लोग मतलब एक तो संघ चालक ने जो बोला उसकी धज्जियां उड़ा दी आपने। संघ चालक ने तो बोला था कि ये प्रतियोगिता है भाई, चुनाव खत्म होने के बाद सब साथ मिलकर बल्कि काम करते हैं, मैं मुसलमानों को नहीं दूंगा और यादव को नहीं दूंगा। अरे बाप रे, क्या कहा, हर यादव ने क्या उधर ही टिकट दिया क्या? आपकी पार्टी, आपने खुद कहा कि आपकी पार्टी में इतने यादव है, उनका क्या? नहीं, जो 2 एमपी हैं आपके, 2 साथी जेडीयू में एमपी अरे भाई, बीजेपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में यादव है, वो बिहार आया था वोट मांगने, तो ये मूर्खतापूर्ण वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं, दिलवाए जाते हैं, ताकि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा उड़ रहे तो उनको थोड़ा सा चेक करे वहां। मैं चलते चलते अशोक भाई, मैं हरदम जनरली खत्म करता हूं आपसे बातचीत महाराष्ट्र की बात करके, और उसका एक कारण यह है क्योंकि बहुत सी चीजें इस समय, सबसे बड़ा इलेक्शन अब जो होने जा रहा है, इसके पहले एक सवाल रह गया जिसका जवाब ही नहीं दे पाया मैं, जो आपने बाई इलेक्शन का कहा था, जो 10 बाई इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है आनंद जी वो अग्नि परीक्षा इंडिया गठबंधन के लिए है। इंडिया गठबंधन की लोकसभा की जीत एक फ्लूक नहीं, ये जनता ने नाराज होकर दिया, वो जनता की नाराजगी बरकरार है या नहीं। अब इस बाई इलेक्शन के बीच में ऐसा कोई सी चेंज तो नहीं हो गया उत्तर प्रदेश में जो लोगों की नाराजगी खत्म हो जाए। तो यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है या जनता ने उनको चुनाव जितवा के दिया, ये क्लियर होगा ये बाई इलेक्शन में। ये बाई इलेक्शन में यदि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें आती है
तो फिर मान लीजिए कि बीजेपी के लोगों ने ही इन्हें वो दे दिया है, वॉकओवर दे दिया है। बीजेपी ने इनको सीटें दिलवाई, इस बार बीजेपी ठीक हो गई तो उन्हें सीटें वापस ले ली। तो इनका वजूद क्या है? ये वजूद की लड़ाई है। ये 10 सीटें नहीं है, 10 सीटों से सरकार बदलने वाली नहीं है यूपी में, लेकिन ये 10 सीटें आपकी लोकसभा के जीत पर मोहर लगाएंगी। अशोक भाई, एक और चीज, क्रिकेट में एक टर्म होता है। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे पूछता हूँ, ये देवेश ठाकुर साहब नासिक सैनिक स्कूल से हैं भाई? मैंने कहा कि आपको मैं इन्फॉर्मेशन नासिक नहीं, नासिक भोसला मिलिट्री स्कूल से। वो भोसला मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में एक राज्य में एक ही सैनिक स्कूल होता है, महाराष्ट्र में एक ही है, सतारा। अच्छा, ये भोसला मिलिट्री स्कूल के है। हाँ। अच्छा, तो मैंने जब ये आया तो मैंने कहा कि मैं जरा अशोक भाई से बोलूंगा कि आपके सैनिक स्कूल नहीं तो नहीं, हुड्डा जी सैनिक स्कूल वाले हैं, हुड्डा जी सैनिक स्कूल वाले हैं। मैंने कहा आप उल्टी डेट से ही उनको रेस्टिकेट करवा देते हैं अगर ये देवेश ठाकुर साहब। मैं एक चीज और जरा समझ लूं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की बात। सबसे बड़ा इलेक्शन, मतलब ये बाई इलेक्शन तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके बाद लेकिन सबसे बड़ा इलेक्शन देश में अब होने जा रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र भी होगा, हरियाणा भी होगा, झारखंड भी होगा, लेकिन महाराष्ट्र का इम्पैक्ट शायद, उसकी गूंज, उसका इम्पैक्ट देशव्यापी होगा। वहां पे बीजेपी ने, मैं इसलिए ये बैकग्राउंड आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है, बहुत वो है, लीड है, इनिशिएटिव। इंडिया गठबंधन ने जो अपने वहां के लिए जो लोग अपॉइंट किए हैं कि भाई ये लोग देखेंगे, वो अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव। अब अश्विनी वैष्णव जी तो रील बनाने में, जब एक्सीडेंट हुआ था तो रील बनाने में कितने व्यस्त थे, कैसे आओ उधर से आओ बिना, और भूपेंद्र यादव जी क्या गुल खिलाएंगे? मैं जरा इस पे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी क्या गिव अप कर रही है? नहीं, बीजेपी ने, एक तो भूपेंद्र यादव का थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जनरली उन्होंने चुनाव जितवाए हैं जहां गए, मतलब गुजरात गए तो चुनाव जितवाए हैं, तो गुजरात का चुनाव एक्सीडेंट है। यूपी में भी उनको, और ये अश्विनी वैष्णव का स्टेक एकदम बढ़ गया, क्योंकि ओडिशा उन्होंने इनके हाथ में दे दिया है, तो उनको लगता है ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन मेरी हमेशा मानना है कि क्या होता था, मैं 15 सेकंड लूंगा आपसे, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। पुराने जमाने में युद्ध में हाथी सामने रखे जाते थे, और जब हाथी और सामने से जब बाण चलते थे तो हाथी का मस्तिष्क पे बाण लगने के बाद हाथी घायल होता था, और घायल हाथी जब पागल हो जाता था तो सीधा सामने वाले शत्रु के सैन्य पे चल जाता था और शहीद होता था। लेकिन वो घुसता था तो सैन्य की जो सामने की जो फ्रंट लाइन है उसको तोड़ते नेस्तनाबूद कर देता था। ये एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी भारत के फौज में, जो राजा महाराजा लड़ा करते थे। लेकिन कुछ हाथी कमजोर होते हैं, उनको जैसे ही माथे पे बाण लगते हैं वो उल्टे घूमते हैं और अपने ही फौज को मारते हुए चले जाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में जो हाथी इन्होंने सामने रखे थे वो बहुत कमजोर थे, अपने ही पार्टी को निपटा दिए, चाहे बावनकुळे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो। और कल अमित शाह ने कहा कि किसी भी हालत में महाराष्ट्र में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब देवेंद्र फडणवीस और बावनकुळे रहेंगे। तो अभी ऐसे कमजोर हाथी के कितने भी बड़े सेनापति भेजो, ये हाथी फिर बाण चलने पे अपने ही फौज को रोंदेगा। यदि महाराष्ट्र में ये पानीपत हुआ है तो ये मात्र नरेंद्र मोदी और बाकी फैक्टर्स तो है ही जिम्मेदार इसमें, पार्टी तोड़फोड़, लेकिन ये पार्टी तोड़फोड़ से लेके भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्जन किसने किया? देवेंद्र फडणवीस। और उसी के हाथ में आप बागडोर दोगे तो मुझे लगता है कि आज ही इंडिया गठबंधन के हाथ महाराष्ट्र राज्य दे दिया, ऐसा मानने में कोई हर्ष नहीं। जी, मैं अशोक भाई एक अंतिम, मैं बार बार अंतिम कहता हूं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं। एक लॉबी ये कह रही है कि स्मृति ईरानी वायनाड जाके इलेक्शन लड़ेंगी और प्रियंका गांधी के छक्के छुड़ा देंगे और बिल्कुल दाग खट्टे कर देंगे। दूसरी तरफ एक लॉबी कांग्रेस खास करके कह रही है कि अब लोकसभा में अगर प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो लोकसभा में जो सोनिया गांधी का एक सौम्य विनम्र वो वाला अब चेहरा नहीं होगा। अब गांधी परिवार से एक व्यक्ति बहुत आक्रामक लेकिन मर्यादित भाषा में आपकी सारी बातों का जवाब देने की स्थिति में रहेगा। तो मैं इसमें एक तो स्मृति ईरानी
जी का वायनाड जाना वो कितना वहां पे इफेक्टिव रहेंगी, और प्रियंका गांधी का मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मोरलेस अब उनका लोकसभा आना करीब करीब तय है। उनका लोकसभा में प्रेजेंस को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों चीजें, स्मृति नहीं ईरानी नहीं, की और मुझे यही लगता है कि प्रियंका गांधी को साउथ की जिम्मेदारी देनी चाहिए। साउथ में लोग जरा ठीक ठाक है, और प्रियंका गांधी एक अच्छी सक्सेसफुल राजनेता हो सकती है, प्रोवाइडेड वो जो कोटरी लेके चलती है उससे उनको निजात पानी हो। ये जो क्या संदीप सिंह क्या कौन है वो सिंह साहब, जिन्होंने यूपी में भी 12 बजा दी थी, भट्टा बजा दिया था, वो उनसे निजात पानी होगी। ये जो अशोक लोग भाई मैं ये बीच हाँ में रोक रहा हूँ। यूपी में जब ये निर्णय आया तो यूपी की मेजोरिटी कांग्रेसियों ने राहत की सांस ली कि भैया आप वो जब उधर गए तो कम से कम हाँ, संदीप सिंह का जो जड़ है वो कम बस से बस कम बस संदीप सिंह को क्या नहीं चाहिए राजनीति में, सिवाय जीत के उसको सब कुछ चाहिए। ऐसे लोग जब प्रियंका के आसपास रहेंगे तो प्रियंका का ब्रांड खराब हो। आप देखिए गांधी परिवार को नरेंद्र मोदी के ब्रांड वैल्यू का डिटोरिएशन सामने देख के कुछ सीखना चाहिए। जो ब्रांड वाकई ऐसा था, मोदी था तो मुमकिन था, उस ब्रांड की यह औकात हो गई कि खुद के जीतने के लाले पड़ गए थे। ये देश सर पे उठाने में समय नहीं लगा था, उतारने में उससे भी कम समय में उतार देता। और ये आप, मैंने कहा ना कि भगवान बुरे नहीं होते। ये जो पुजारी होते हैं ना, ये बोलते हैं कि भगवान को बादाम चढ़ाओ, भगवान को 200 लड्डू का भोग चढ़ाओ। अरे भगवान ने कब मांगे? वो अपनी बीबी की चूड़ियां बेच के भोग चढ़ाता है। तो भगवान बुरे नहीं होते। ये जो पंडे है, जी तो प्रियंका राहुल गांधी नेचर से अच्छे नहीं होंगे, लेकिन राहुल जी के पास भी कुनबा है ये बैजू फैजू टाइप लोगों का, और इनके पास भी एक अकेला संदीप सिंह काफी है सबको बिगाड़ने के लिए, रायता फैलाने के लिए। इनसे निजात पा ले तो वाकई मैं बोलता हूँ आने वाले 2029 में इन्हीं का भविष्य है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना इंडिया गठबंधन कैसा करता है। लेकिन ये टिकट बेचते हैं, ये बहुत ही मैंने क्या नहीं करते ये लोग। अच्छे खानदान जी घराने की महिला इनके पास जाने से डरती है। आपने तो लखनऊ में खुद आंखों से देखा है मंजर, आपने तो अमेठी में देखा है मंजर। कोई गाड़ी पे जीपीएस लगाता है क्या सिंह साहब? चुनाव की गाड़ियों में जीपीएस लगता है क्या? तुम सेल्समैन रख रहे हो क्या? तुम मार्केटिंग मैनेजर का टारगेट दे रहे हो क्या किसी को कि 40 किलोमीटर घूम के आना है होपू बजाते हुए? अरे वो पार्टी के वर्कर है, किसी के आप बर्थडे के लिए भी गाड़ी लेके जाएगा तो गाड़ी पे झंडे झांडे लगे रहते हैं, वो पब्लिसिटी होती है वहां पे। ऐसे मां मुर्गी की टोली से उनको निजात पानी होगी। और स्मृति ईरानी जी को क्या राय है आपकी? वहां दमखम से लड़ना चाहिए कि बिल्कुल लड़ना चाहिए, स्मृति ईरानी जी को जाना चाहिए एक बार ठीक दक्षिण भारत में भी। देखिए तुलसी आंगन में रहती है, घर के अंदर नहीं। ये अमेठी के दिल्ली के लोगों ने देखो, चांदनी चौक वालों ने बहुत पहले सुन लिया था, समझ लिया था, उन्हें पहले ही झटके में तुलसी को आंगन में रख दिया। अमेठी के लोग थोड़ा सा तुलसी को जब ज्यादा ही प्रेम कर गए तो घर के अंदर ले आए। अब उनको भी समझ में आ गया तुलसी बाहर ही होती है, तो फिर बाहर रख दी। ठीक। तो मतलब मैं तो एज अ शुभ चिंतक भाई, एक किसी भी अच्छी महिला जो राजनेता रही है भाई, उनके लिए मेरा तो यही कि वायनाड ना जाइए, जो बची खुची इज्जत है वो भी बिना बात के। किसी भी अच्छे व्यक्ति का, मोहन भागवत जी के शब्द रिपीट करता हूं, अच्छा व्यक्ति और अच्छाई अहंकार के साथ चलती नहीं। जहां अहंकार है वहां अच्छाई हो नहीं सकती। और सेकंड टर्म में उनको इतना अहंकार आ गया था, सेकंड टर्म मतलब चुनाव जीतने के बाद, और वो अहंकार ले डूबा है स्मृति ईरानी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, थैंक यू सो मच फॉर मोर। और अगली बार तो जब हम लोग बात कर रहे होंगे तब तक लोकसभा का कुछ ना कुछ स्पीकर का तब तक हो चुका होगा।